रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑस्कल्टेशन का मतलब है कि आला से पेशेंट के चेस्ट वॉल को एग्जामिन करना, ताकि जो पेशेंट सांस ले रहा है सांस की आवाज़ कैसी आ रही है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ऑस्कल्टेशन मतलब आला से चेस्ट साउंड को सुनना, इसको साउंड को सुनने को हम लोग ऑस्कल्टेशन कहते हैं। अब ऑस्कल्टेशन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि चेस्ट वाल, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं तो चेस्ट वाल का ऑस्कल्टेशन होगा और वो आला के डायफ्राम साइड से होगा, बेल साइड से नहीं होगा। ये जो छोटा वाला पार्ट है स्टेथोस्कोप में, इसको हम लोग बेल कहते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट है इसको डायफ्राम कहते हैं। तो हम लोग को जब भी चेस्ट वाल का रेस्पिरेटरी साउंड सुनना है तो हमें डायफ्राम का यूज करना है। दूसरी चीज ध्यान क्या रखनी है कि आला लगाते हुए ये जो है जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है ये तो आपके सामने रहना चाहिए। इस तरीके से अगर लगाएंगे, ये पार्ट आपके तरफ आ रहा है, ये दोनों नकल ईयर जो कान में लगाने वाला आपका साइड है ये आपके तरफ अगर है तो ये गलत है, गलत पोजीशन है। सही पोजीशन क्या है कि ये इसका हेड जो है आपसे दूर की तरफ होना चाहिए, तब ये कान में जाएगा और आप डायफ्राम से चेस्ट साउंड ऑस्कल्टेट करेंगे। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट का जिसका हम ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं उसका छाती जो है नम नहीं हो, पसीना या पानी से भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, क्योंकि उससे साउंड डिफर करने लगेगा। और दूसरी बात कि जहाँ पे बाल ज़्यादा हो वहाँ भी हमें ऑस्कल्टेशन करने से बचना चाहिए, क्योंकि एडिशनल साउंड्स हमें मिलने लगेंगे। तीसरी चीज़ कि अगर बच्चों का ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं तो कोशिश करके बच्चा जब सोया हो या माँ का दूध पी रहा हो उस दौरान ऑस्कल्टेशन करें। रोते हुए अगर आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो शुरुआती दिनों में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई भी साउंड आप क्लैरिफाई नहीं कर पाइएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब इसके साथ ऑस्कल्टेशन के अंदर हमें मुख्य तौर पे नॉर्मल चेस्ट साउंड को सुनना होता है कि नॉर्मल चेस्ट साउंड कौन सी होती हैं, और उसके साथ कौन कौन सी एडिशनल लंग साउंड्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स की। तो ये नॉर्मल ब्रीथ साउंड क्यों पैदा होता है कि भाई जो हमारा चेस्ट वॉल है इसके अंदर जो फेफड़ा है इसमें जब एयर एंट्री करती है तो जो ब्रोंकस के मेन ब्रोंकस की दीवार से जो टकराव से साउंड उत्पन्न होता है उसको सुनना होता है। फिर अलग अलग लोब्स में जो साउंड आती है उसे सुनना होता है। तो इसे हम लोग नॉर्मल लंग साउंड को मुख्य तौर पे दो भाग में हम लोग बांट लेते हैं, एक तो वेसिकुलर ब्रीथ साउंड और दूसरा ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। वेसिकुलर ब्रीथ साउंड क्या होता है? तो ये हमारा ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के ऊपर बीचों बीच ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के ऊपर जब आप आला लगाते हैं तो जो साउंड आपको मिलता है उसे हम लोग ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है कि मेन ब्रोंकस ये है, ब्रोंकस के ऊपर जब आप आला लगाएंगे तो आपको जो साउंड मिलता है उसे हम लोग ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है?
तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ से मतलब आपका जो रिब है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, स्टर्नम है बीचों बीच, इसके रिब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पहला और दूसरा रिब के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। उसके बाद दूसरा और तीसरे के बीच का जो जगह है उसको सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो इस लेवल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना दूर जो हमें साउंड मिलेगा यहाँ पे इसके आसपास, इसको हम लोग ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये साउंड मिलेगा तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ऐसा ही साउंड यहाँ मिलने लगे तो एबनॉर्मल है। तो ये आपको अपने प्रैक्टिस से इसको बार बार सुन के अनुभव करना होगा कि यहाँ जो साउंड मिल रहा है वो कैसा है, ताकि जब कभी आला लगाए आपको यहाँ पे चेस्ट वॉल पे अगर यहाँ वाला साउंड मिल रहा है तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, वो बीमारी का गिनती में आ जाएगा। और ये यहाँ तक मिलता है। उसके बाद नीचे जो ये फेफड़े में आपको नॉर्मल साउंड जो सुनते हैं आप, उसको हम लोग वेसिकुलर ब्रीथ साउंड कहते हैं, VBS। अब यही VBS अगर इस हिस्से में मिलने लगे तो दो तरीके के नॉर्मल ब्रीथ साउंड है हमारे, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड और वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। तो इस हिस्से में जो मिलेगा वो ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, और बाकी के हिस्से में जो मिलेगा वो वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। और इनका अगर स्थान डिफर कर रहा है तो वो एबनॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब वेसिकुलर ब्रीथ साउंड का कुछ खासियत अगर देखा जाए, वेसिकुलर ब्रीथ साउंड का खासियत देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो इंस्पिरेटरी फेज होता है, मतलब सांस लेने का जो समय होता है वो जितना होता है वो एक्सपिरेटरी फेज से 3 गुना होता है ज्यादा। नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीथ साउंड जब आप सुनेंगे तो इसमें सांस लेने का समय छोड़ने के समय से 3 गुना ज्यादा होता है, 3:1 होता है। और इंस्पिरेशन माने सांस लेने में और छोड़ने के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, सांस लिया और वैसे साथ ही साथ छोड़ दिया, इसमें कोई गैप नहीं मिलेगा आपको। बाकी जब आप इसको सुनेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल चेस्ट आप सुनते जाएंगे उतना आप वेसिकुलर ब्रीथ साउंड के मास्टर होते जाएंगे। और इसकी मास्टरी आपको अनुभव जो है वो करके ही आएगा कि नॉर्मल जिसका छाती है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप सुनिए, और कोई नहीं मिलता तो अपना छाती सुनिए। भाई नॉर्मल है ना तुम्हारा छाती, तुम्हारा लंग नॉर्मल है, अपने आला लगा के अपना छाती सुनो। वेसिकुलर ब्रीथ साउंड का मास्टरी करो। और ऐसे ही ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड का मास्टरी कैसे होगा, अपना आला लगा और अपने ही यहाँ पे लगा के चेक करते रहो। अब ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड इसका क्या क्वालिटी होता है, इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इनका रेशियो जो है 1:1 हो जाता है। मतलब जितना देर सांस आपको आता हुआ महसूस होगा उतनी ही देर के लिए छूटता हुआ महसूस होगा, उसका टाइमिंग एकदम बराबर होता है। और इसमें सांस लेने और छोड़ने के बीच में गैप होता है। जब आप सुनेंगे तो आपको खुद फील होगा। आप YouTube से भी सर्च कर सकते हैं ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। अब ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड जो है इसका 3 टाइप भी होता है, 3 तरीके का ये होता है, कैवर्नस, एम्फोरिक और ट्यूबुलर। कैवर्नस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कैविटी के ऊपर, लंग में अगर जो भी कैविटी बन जाए लंग पैरेन्काइमा में, तो कैविटी के ऊपर जो साउंड मिलता है उसे हम लोग कैवर्नस VBS कहते हैं। ठीक है, कैवर्नस ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड।
ये ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड की तरह ही मिलेगा। मान लो यहाँ कैविटी हो गया, इस पे जब आला लगाओगे तो इसी की तरीके का आवाज मिलेगा। उस आवाज को हम लोग क्या नाम दे देंगे? कैवर्नस ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। ठीक है। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। और ये जो है ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला होता है कि जैसे मान लो कि ये है और इसके ऊपर एक झिल्ली है हमारी, प्लूरल मेम्ब्रेन है ना। अब एक अगर इसमें हवा आने जाने का रास्ता बन गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लंग पैरेन्काइमा में छेद हो गया तो रास्ता बन गया, तो जो आप हवा ले रहे हैं वो यहाँ से कहाँ जाएगा? मेम्ब्रेन, फेफड़े की झिल्ली में जाएगा। तो जब आप यहाँ पे आला लगाएंगे तो आपको सेम ऐसा ही आवाज यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? एम्फोरिक ब्रीथ साउंड। ये ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला में मिलता है। तो ये स्थिति कब हो सकती है? निमोनिया यहाँ पे डेवलप हो, यहाँ का पैरेन्काइमा डैमेज हो गया तो यहाँ से हवा डायरेक्ट इसमें जाएगा, फिस्टुला क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जब आप आला लगाएंगे तो आपको साउंड जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे आप? ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। यूट्यूब पे डाल के सुन लेना इसको आज, ठीक है ना। ये सब साउंड आज तुम लोग सुनोगे। और निमोनिया वाले हिस्से में यहाँ पे अगर निमोनिया है तो इस पे जो हमें साउंड मिलेगा, अगर ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड की तरह मिलता हुआ साउंड है कंसोलिडेशन वाले एरिया में, तो उसको ट्यूबुलर कंसोलिडेशन के एरिया में जो साउंड मिलेगा उसको ट्यूबुलर ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड कहेंगे। ठीक है। तो ये ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड के 3 टाइप हो गए। अब बाकी इसको सुन के आप लोग मिला लेना कि कौन कैसा है। अब खूब सुनो, इतना सुनो कि याद हो जाए। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे एडिशनल साउंड की। एडिशनल साउंड कितने तरीके का है देख लो। ग्रेप्स है, बीज है, स्ट्राइडर है, प्लूरल रब है और वोकल रेजोनेंस है। ठीक ना। ये इतना साउंड एडिशनल होता है, मतलब ये कोई बीमारी होगा तो उस बीमारी में मिलेगा। ये तो नॉर्मल वाला हम लोग पढ़े आज, तो क्या इसको रहने दिया जाए कि उसको ले लिया जाए स्टॉप? आज ज्यादा पढ़ा देंगे ना, आज नॉर्मल वाला का पहले तुम लोग यूट्यूब पे देख के आओ, सुन के ये नॉर्मल इसका मास्टरी करके आओ कल, तब एब नॉर्मल वाला हम लोग कल पढ़ेंगे।